Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start. Importance of pH in our daily life. pH value of a substance helps us in understanding its acidity or basicity. There are many fluids in our bodies with a very specific fixed pH, and the biochemical process in our body are also pH dependent. pH of soil and water also play an important role in our life. Let us understand through some examples. ठीक है, देखिए pH वैल्यू क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी की वो या एसिड है या बेस है, ये चीज़ को समझने में मदद करता है। क्या करता है पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को समझने में हमारी मदद करता है। हम अगर देखेंगे अपने आसपास में, तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारे जो फ्लूइड्स है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है वो एक काफ़ी स्पेसिफिक है, फिक्स्ड पीएच के होते हैं, और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो भी पीएच डिपेंडेंट ही है। सॉइल का भी आपका पीएच वैल्यू होता है, वाटर भी जो है वो भी उसमें भी क्या है, आपका पीएच वैल्यू रहती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, पीएच एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, जो हम लोग डाइजेशन प्रोसेस करते हैं उसमें पीएच वैल्यू क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये देखते हैं। Our stomach secretes dilute hydrochloric acid, but the acid does not harm the stomach. In fact, it helps in digestion of food. When too much acid is produced in the stomach, it causes indigestion and the sufferer feels acidity and pain. Antacids such as weak bases are used to neutralize excess acid in the mouth, in the stomach. ठीक है, देखिए देखिए जब हमारा जो स्टमक है वो क्या सीक्रेट करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट करता है। ठीक है, हमारे जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है तब जो है HCl, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है वो हमारे हमारे स्टमक में रिलीज होता है। लेकिन ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक वहाँ पर क्या रहती है कि एक वॉल लाइनिंग रहती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में उतना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है। ठीक है, और साथ में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अ, हमारे फूड के डाइजेशन में, ठीक है, हमारे स्टमक में हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर कभी ये बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, कभी भी क्या होता है हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा जब एसिड रिलीज हो जाता है तो वो इनडाइजेशन का कारण बनता है। ठीक है, मतलब इनडाइजेशन क्या हो जाता है वहाँ पर, जब जब बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में, तब हमको इनडाइजेशन लगता है और हमको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। एसिडिटी हो गया, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो गई, ये सारे जो है ये सारी चीज़ें हमको फील सफ़र करनी पड़ती है, फील करते हैं हम जब हमको इनडाइजेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब ये इनडाइजेशन किस वजह से हुआ है, आपका एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से। अब अगर इस एसिड में हम एक बेसिक मीडियम डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, धीरे से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको एसिडिटी होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स या फिर कुछ बेसिस जो रहते हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ आती हैं वो आपका वो क्या रहता है, आपका बेस रहता है। वो आप जब आप उसको खाते हैं तो जो आपके पेट में जो एसिड की जो क्वांटिटी है, जो एक्सेस एसिड है, वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, ब्लड में हमारा पीएच क्या है और जो हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस है उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। द पीएच ऑफ आवर ब्लड इज इन द रेंज ऑफ 6.8 to 7.8. This pH is optimum for life process because proper equilibrium of chemicals present in blood plasma and serum is maintained within this range. For example, in acidic pH, the shape of hemoglobin molecules changes and they are not able to take in oxygen properly. So the pH of blood should not fall below this limit. That is, it should be not become acidic. देखिए, जो हमारा ब्लड है उसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका 6.8 से 7.8 के बीच में रहती है। ठीक है, ये जो पीएच वैल्यू जो है वो हमारे लाइफ प्रोसेस में हमारे प्रॉपर जो हमारे बॉडी को प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो ब्लड प्लाज्मा है और सेरम है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये जो पीएच वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वो आपका क्या है, एसिडिक पीएच
के शेप में होता है, ठीक है। इन एसिडिक द पीएच द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स चेंजेस, ठीक है। जब एसिडिक देखिए, जब एसिडिक पीएच वैल्यू, जब कोई भी आपका जो सब्सटेंस है बोल सकते हैं, ठीक है, क्या है आपका, चेंज हो जाता है, एसिडिक पीएच में चेंज हो जाता है, तो जो हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो चेंज होते हैं। और क्योंकि वो फिर चेंज हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो ठीक से नहीं ले सकते, नहीं ले पाते, टेक इन नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है, जो ब्लड है, पीएच का जो ब्लड, जब ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसके लिमिट से ज़्यादा गिर जाता है, लिमिट से ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन लिमिट से ज़्यादा क्या हो जाता है आपका, गिर जाता है और वो एसिडिक बन जाता है। लेकिन हमको ये उसको एसिडिक नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, उसको मेंटेन करके चलना है, ताकि हमारे जो लाइफ प्रोसेस है, जो ब्लड प्लाज्मा है, सरम है, वो क्या हो, अच्छी तरीके से चल सके। पीएच ऑफ सलाइवा, ठीक है, देखते हैं हमारा जो सलाइवा होता है उसका पीएच क्या है। Our teeth enamel is made of calcium phosphate, a hard substance that does not dissolve in water. But when the pH of the saliva in our mouth falls below 5.5, then our teeth start decaying. To prevent this, we should brush our teeth daily with a basic toothpaste. ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारे हमारे जो टीथ है, ठीक है, टीथ, जो हमारा टीथ है उसमें एक लेयर होता है जिसको एनिमल कहा जाता है, ठीक है। वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है जो कि वाटर में आसानी से डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन जब भी जो पीएच जो हमारे सलाइवा है उसका पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारा जो दांत है वो क्या हो जाता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सड़ने से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा रेगुलरली ब्रश करना चाहिए एक टूथपेस्ट के साथ पे। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड पीएच, ठीक है। एनिमल्स का सेल्फ डिफेंस, प्लांट्स और पीएच के बारे में बताया है यहाँ पर, देखिए। सम प्लांट्स सच एज द नेटल प्लांट हैव थिन स्टिंगिंग हेयर और फर। व्हेन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स कम इन कांटेक्ट विद दिस stings, the sting hair inject formic acid that causes pain and a burning sensation. So animals leave the plants alone and they do not eaten. They are not eaten. Bees and wasps also secrete an acid which they sting us, causing pain and burning. This is how animals and plants protects themselves. ठीक है, देखिए कुछ जो प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि आपका नेटल प्लांट है, वो काफ़ी, उनके पास में एक काफ़ी थिन थिन क्या होता है, स्टिंगिंग हेयर होता है, या फिर उसको फर भी कहा जा सकता है। तो ये जब ह्यूमंस और ये जो आपका जो स्टिंग है, या स्टिंगिंग हेयर या फिर फर जो है, वो जब ह्यूमंस के या फिर कोई भी अदर एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो स्टिंग हेयर जो है वो एक फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या करता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमको पेन होता है, दर्द दर्द होता है, और एक सेंसेशन क्रिएट करता है, एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एनिमल्स एनिमल्स या ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स को अलग से मतलब छोड़ देते हैं और उसको नहीं खाते। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब मधुमक्खी हो गया और बीस और वास्प जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी एक एसिड सीक्रेट करते हैं। जब मधुमक्खी जब काटती है तो वो क्या करती है, एक एसिड सीक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेन होता है, और साथ में बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। आइडल सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी should have pH between 5 and 8. When the pH is above or below the level, farmers add fertilizers or lime or ash to it so that crop production is not affected. The color of the flower of the hydrangeum plant depends on the pH of the soil in which it is cultivated. When the soil is acidic, the flowers are blue, and when it is slightly alkaline, they are pink. ठीक है, देखिए सॉइल में और क्रॉप प्रोडक्शन में पीएच की क्या वैल्यू है। जो आइडल सॉइल होता है, पैडी को ग्रो करने के लिए जो आइडल सॉइल होता है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 8 के बीच, 5 या फिर 8 होना चाहिए, या फिर 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो जो ये पीएच है, अगर ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो फार्मर्स जो हैं वो उसको मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स डालते हैं, लाइम डालते हैं, या फिर ऐश का यूज़ करते हैं, ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अफेक्ट ना हो। यहाँ पर आपको एक फ्लावर के बारे में बताया है जिसका नाम है हाइड्रानेगा। ये जो प्लांट है वो पीएच, सॉइल के पीएच पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसका जो
फ्लावर का जो कलर होता है वो ब्लू हो जाता है, और जब वो एल्कलीन हो जाता है, ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो जो उसका फ्लावर का कलर है वो आपका पिंक हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट्स। We know that acids produce H plus ions and alkalis produce OH minus in the presence of water. When acids and bases react with each other, this H plus and OH minus ions together give water molecules along with the production of a salt. Salts are ionic compounds in which one part is positively charged and the second part is negatively charged. The number of positive ions is equal to the number of negative ions, and as a result, salts are electrically neutral. Salts can be prepared by many methods. Neutralization reaction between an acid and a base is one of the most popular ways of preparing salt. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स जो है उसमें एसिड, ठीक है, आपका एसिड जैसे कि H प्लस आयन, और एक एल्कली, ठीक है, OH माइनस आयन, ये दोनों क्या रहता है, ये ये दोनों वाटर के प्रेजेंस में सॉल्ट्स जो है वो बनाते हैं। जब एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये जो H प्लस और OH माइनस आयन जो है वो एक साथ मिलकर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है, और साथ में एक सॉल्ट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन आयन जो है उसको वो जब रिएक्ट होगा, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा साथ में। ठीक है, इसके साथ में जो अदर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे KOH है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका K, क्या है आपका पोटेशियम है, तो KOH, तो ये पोटेशियम, और साथ में यहाँ पर जो H प्लस आयन के साथ में जो जो भी सब्सटेंस जो भी आपका क्या रहेगा, मेटल्स या जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी आपका क्या रहेगा, पोटेशियम या समथिंग कुछ रहेगा, वो क्या होगा, एक साथ मिलकर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सॉल्ट्स जो है, ठीक है, सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि जिसका एक पार्ट जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और दूसरा पार्ट जो रहता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे में कुछ एग्जाम्पल जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, जो सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं और जो नेगेटिव आयंस रहते हैं वो दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, सॉल्ट्स को बनाने की बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जो है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या है, सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड्स है सॉल्ट को प्रिपेयर करने का। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि मैंने बोला था HNO3, ठीक है, ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड और KOH। ठीक है, KOH यहाँ पर से आपको क्या मिल रहा है, OH प्लस आयन मिल रहा है, और यहाँ पर से आपको H प्लस आयन मिल रहा है, और यहाँ पर से आपको OH माइनस आयन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अब ये नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम को जब हम मिलाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, KNO3 बनता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। उसी तरीके से सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे देखेंगे तो H2SO4 है, COOH2 है, यहाँ पर से आपको क्या रिलीज होगा, OH माइनस रिलीज होगा, और यहाँ पर से आपका H प्लस जो है वो रिलीज होगा यहाँ, और फिर बाकी के जो सब्सटेंस है वो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से OH प्लस OH माइनस और यहाँ से H प्लस रिलीज होता है, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और साथ में जो बचे हुए जो सब्सटेंसेस है, कॉपर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कॉपर हो गया, सल्फ्यूरिक SO4 हो गया, वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे में भी एक एग्जांपल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन द रिएक्शंस गिवन बिलो वी कैन सी दैट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम द बेस and is called basic radical, and the negatively charged parts comes from the acid and is known as acidic radical. For example, in potassium nitrate KNO3, K plus is the basic radical and NOH3 is the acidic radical. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो ऊपर में जो आपको रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसमें जो है, जो चार्ज्ड पार्ट है सॉल्ट का, ठीक है, जो चार्ज्ड पार्ट है, जैसे ये आपका क्या फॉर्म हुआ है, KNO3 फॉर्म हुआ है। अब इसमें जो चार्ज्ड पार्ट है वो क्या होगा, बेस कहलाता है, बेसिक रेडिकल बेस है, बेस से आया है वो, तो क्या कहलाएगा, आपका बेसिक रेडिकल कहलाएगा। और जो चीज़ यहाँ पर किससे आई है, आपका एसिड से आई है, वो आपका एसिडिक रेडिकल कहलाएगी। कैसे, देखिए KNO3 है, इसमें से जो K है, पोटेशियम जो है वो आपका किससे आया, KOH से आया। ठीक है, तो ये जो KOH है वो क्या है आपका
बेसिक बेस है, ठीक है, KOH क्या है आपका बेस है। तो इसमें बेस से निकलने के बाद में ये जब सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये बेसिक रेडिकल कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा यहाँ पर, बेसिक रेडिकल कहलाएगा। उसी तरीके से जो NO3 है, NO3 है वो क्या कहाँ से निकल के आया है आपका, नाइट्रिक एसिड से निकल के आया है, ठीक है, एसिड नाइट्रिक एसिड से निकल के आया है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका, एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पे भी यही दिया है, जो KNO3 है उसका K प्लस जो आयन है वो यहाँ पोटेशियम हाइड्रेट से निकला है, वो एक बेसिक मीडियम है, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये बेसिक रेडिकल कहलाएगा। और जो NO3 है वो एसिड से निकलकर यहाँ पर आया है, इसलिए वो एसिडिक रेडिकल कहलाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग कॉपर सल्फेट में देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर जो है वो आपका बेसिक रेडिकल कहलाएगा और SO4 जो है वो आपका एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल, ठीक है, देखिए सभी सॉल्ट्स जो रहते हैं वो क्या न्यूट्रल रहते हैं। We found pH values of salts such as common salt, ammonium acetate, baking soda, and salts and copper sulfate. How many of them had pH value equal to 7? If all salts are formed by neutralization reaction between acids and base, then why do different salts have different pH values? To answer this, we will need to understand the nature of the acidic radical and basic radical in each salt. In common salt, the basic radical Na plus is from strong base sodium hydroxide, and the acidic radical Cl minus is from strong acid hydrochloric acid. The salts formed by the neutralization reaction between strong acid and strong base are neutral in nature. देखिए क्या बोल रहा है, सभी क्या क्या सभी सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमको इसको समझना है तो आपको नीचे पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे जो सॉल्ट का जो पीएच रहता है वो हर एक सॉल्ट का अलग अलग पीएच रहता है। जैसे कॉमन सॉल्ट का पीएच अलग है, अमोनियम एसिटेट का पीएच अलग है, बेकिंग सोडा का पीएच अलग है, कॉपर सल्फेट का पीएच क्या है, अलग है। तो पीएच वैल्यूज जो रहती है वो कई बार क्या रहती है, हमेशा मतलब सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू रहती है वो अलग अलग रहती है। जो सॉल्ट है, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, वो जो है उसका फॉर्मूला आपका क्या है, NaCl है। अब Na जो है वो आपका क्या है, Na प्लस बेसिक रेडिकल है आपका, ठीक है। बेसिक रेडिकल जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस से निकल कर आया है, NaOH से, ठीक है। किससे निकल के आया है, जो आपका सॉल्ट में जो Na है, ठीक है, सोडियम है, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकल कर आया है, NaOH से निकल के आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसी तरीके से जो एसिडिक रेडिकल Cl माइनस है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl से निकल कर आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, दो जब स्ट्रॉन्ग आपका एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल जब आपका निकल कर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस से निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अब जो सॉल्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं और काफ़ी मतलब जो इनका जो पीएच वैल्यू है वो क्या आ रहा है आपका, न्यूट्रल आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में बताया है। देखिए जैसे कि CuSO4 है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का जो बेसिक रेडिकल है उसका सोर्स क्या है आपका, CuOH2 है। तो काफ़ी जो उसका सोर्स है वो क्या है, वीक है। और यहाँ पर देखिए बेसिक सोर्स क्या हो गया, थोड़ा वीक है। उसी तरीके से H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 क्या है आपका, एसिड है। एसिड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मूला जो बना मतलब जो सॉल्ट बना वो थोड़ा सा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। उसी तरीके से जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो NaHCO3 है, तो NaOH से निकल कर आया है बेसिक मतलब कि NaHCO3 जो है वो यहाँ पर जो NaOH से निकल कर Na जो है वो आपका NaOH से निकल के आया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका जो बेसिक रेडिकल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर एसिडिक रेडिकल को देखेंगे तो हमारा जो एसिडिक रेडिकल है NaHCO3 में वो वीक है। तो जिसकी वजह से जो जो सॉल्ट हफ का फॉर्मेशन होगा NaHCO3 का वो यहाँ पर बेसिक हो जाएगा, उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेसिक आएगी, ठीक है। उसी तरीके से आपको 2-3 एग्जांपल्स और दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, we find that we find that the nature of salt formed between a strong base and a weak acid is basic, and the reaction and that formed by reaction between strong acid and weak base is acidic. The nature of salt formed by neutralization reaction of weak acid and weak base is also neutral, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
वही क्या कर रहा है मतलब जो सॉल्ट का जो बाद में जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना बेसिक है, मतलब उसका जो सोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। अगर कोई दो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहाँ पर जो उसका सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। अगर कोई एक एसिडिक है, एसिडिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर बहुत ज़्यादा कोई वीक बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एसिड है वो काफ़ी वीक है, तो आपका जो बेस क्या होगा, मतलब जो आपका सॉल्ट जो बनेगा वो आपका बेसिक होगा। अगर दो वीक एसिड, मतलब एक वीक एसिड और एक वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो भी आपका न्यूट्रल फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसिड रेन। Using the pH of rainwater is 7, but when different gases present in the atmosphere dissolve in it, the pH of rainwater becomes less than 7. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acidic rain. Carbon dioxide, sulfur dioxide, and the oxides of nitrogen produced during fuel combustion are the main cause of acid rain. The gases produced during decomposition of vegetation and volcanic explosions are another factor. These gases dissolve in water to produce carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. ठीक है, देखिए जो रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर जो है उसका नॉर्मल जो पीएच है वो आपका 7 होता है। लेकिन क्योंकि अभी आजकल क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, तो जो रेन वाटर जब आपका नीचे नीचे तक आता है, मतलब अर्थ तक जब पहुंचता है, तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है और 7 से कम हो जाती है। तो जब भी रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। इस एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे ऑक्साइड्स रहते हैं, नाइट्रोजन या बहुत सारे अदर अदर सब्सटेंस के। ठीक है, तो ये जो फ्यूल कंजप्शन, मतलब जो हम लोग फ्यूल कंजप्शन जो करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन कॉज है यहाँ पर आपका एसिड रेन होने का। ठीक है, ये सारे क्या है, एसिड्स हैं जो कि हमारे हमको रेन के फॉर्म पे हमको मिलते हैं। ठीक है, रेन के फॉर्म पे जो गिरते हैं, जब आपका क्या है बारिश होती है, तो ऊपर में जो आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो आपका यहाँ पर नीचे आता है, उसके फॉर्म पे नीचे आ जाता है, एसिड एसिड रेन के फॉर्म पे सारे जो ऑक्साइड्स रहते हैं, जो आपका गैसेस रहते हैं, वो रेन के साथ में मिक्स होकर आपका वापस से अर्थ पर आ जाते हैं। ये जो गैसेस जो प्रोड्यूस होती है, जो डिकम्पोजिशन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्यूल जब हम लोग कोई सा भी फ्यूल कंजप्शन करते हैं, तो ये सारे जो हैं वो उन सभी से जो गैसेस निकलते हैं वो आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो जब वाटर वापस आता है तो वो आपका एसिडिक फॉर्म पे आता है इसी वजह से। देखिए यहाँ पर आपको एसिडिक जो मतलब जो रेन है उसके कुछ आपको यहाँ पर फॉर्मूल, मतलब आपका यहाँ पर आपको रिएक्शंस दिया है। देखिए CO2 है, ठीक है, CO2 क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर के जब CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के कांटेक्ट पे आता है तो वो आपका H2CO3 फॉर्म करता है। उसी तरीके से SO2 जो है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे आता है तो 2SO3 फॉर्म करता है। SO3 जो है जब फिर से वाटर के फॉर्म पे आता है तो H2SO4 बनाता है। उसी तरीके से NO2 जो है वो वाटर के कांटेक्ट पे आएगा तो HNO3 बनाता है और साथ में NO भी बनाता है। तो एसिड रेनफॉल डैमेजेस प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, एसिड रेन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो बिल्डिंग्स है वो भी क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।